अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं हमजा तारड़। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। मामला कुछ इस तरह से है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। सवालात ये उठ रहे हैं कि अगर महंगाई कम हो रही है हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक, अगर मुआशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं, तो फिर आम आदमी का किचन क्यों बेहतर नहीं हो रहा? आम आदमी के लिए मुश्किलात में मुसलसल इजाफा क्यों हो रहा है? ये पेट्रोलियम मसनूआत वो हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर एक आम आदमी की जेब से एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ ट्रैवलिंग अलाउंस और फिर उसके बाद जो चीज़ें वो खाता है उसके ट्रांसपोर्ट के जो चार्जेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आम आदमी के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। तो जब सब कुछ बेहतर है तो आम आदमी के लिए हालात बेहतर क्यों नहीं है? इस पर बात करेंगे। एक क्लियर मैसेज आया था डियाला से कि अगर कोई भी इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसको मैं खुद देख लूँगा कि उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है। तो सवाल यह है कि क्या जो हालिया इख्तलाफात सामने आए थे उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किसी की छुट्टी भी होने जा रही है? इसके अलावा मुत्तहिदा अपोजिशन बानी पीटीआई की रिहाई के लिए क्या इकदामात कर रही है? क्या बानी पीटीआई को रिहा करवाया जा सकता है, नहीं करवाया जा सकता? सेनेट इलेक्शन के हवाले से भी बात होगी, कुछ आलमी मंजरनामे के हवाले से भी बात करेंगे। नेतन्याहू की जो अददी अक्सरियत थी वो ख़त्म होने की खबरें सामने आ रही हैं कि उनके जो इत्तेहाद में एक जमात थी उसने अलहदा होने का ऐलान कर लिया है। तो अब जो एक वोट की बर्तरी थी वो भी ख़त्म होती नज़र आ रही है। साथ ही इसराइल ने शाम पर हमला किया है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले राना साहब, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है जी, अशारिये बहुत अच्छे हैं, महंगाई जो है इन्फ्लेशन वो हम सिंगल डिजिट कर चुके हुए हैं, सारे हालात बहुत अच्छे हैं, लेकिन आम आदमी का किचन बेहतर नहीं हो रहा। ये पेट्रोलियम जो मसनूआत हैं इनकी कीमतें क्यों हमारे कंट्रोल में नहीं आ रही, जब इंटरनेशनली कोई रद्दोबदल ज़्यादा नहीं आया बल्कि कम हुई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कमाल आपने बात की कि हुकूमती, हाँ जी, रावी चैन लिख रहा है अदाद शुमार के मुताबिक। हाँ जी, और रावी तो ऐसा चैन लिख रहा है, बल्कि आजकल तो रावी में सुना कि चैन ही चैन है, हर तरफ ही रावी, हर तरफ ही रावी रावी। बल्कि रावी इतना फैल गया है कि अब रावी को नजर जो है देखना हो ना तो घर के बाहर देख लिया करें, गलियों में निकले गली मोहल्लों में देख लिया करें, लेकिन उस रावी के पास जाने के लिए 60 साल की उम्र के लोगों को घर के अंदर कैद रखा करें, कहीं उनके मुंह से कोई फिक्रा ना निकल जाए। बात यह है कि हमें कहा गया, बल्कि हमें पर के सुनाया गया कि जब पाकिस्तान के अंदर जो ज़हायर हैं, ये मालियाती ज़हायर वो बढ़ गए। हमें तो इंटरनेशनल सतह से बहुत पैसे आ गए, ज़र मुबादला भी बहुत ज़्यादा आ गया। फिर कहा गया कि आम आदमी की ज़िंदगी आसान हो गई है। अच्छा, फ़र्क करने वाले है आम आदमी ये कहते किसको है, ये भी नहीं ना बताता। डेफिनेशन पार्लिमानी ज़बान में आम आदमी वजीर को कहते हैं, मशीर को कहते हैं, MPA को कहते हैं, ब्यूरोक्रेट को कहते हैं, या बेचारे हम तो आप जैसे या बेचारे रेहड़ी लगाने वाले आम आदमी जो है उनको कहते हैं। ये फर्क है ना, इनको पता नहीं है किसको कहते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं कि ये तो हमें 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे थे, 300 के से 200 यूनिट पे आए। ये तो वो लोग हैं जो हमें कहते थे कि रोटी जो है इतने की होगी। ये तो वो लोग हैं जो हमें कहते थे 5 रुपए किलो 10 रुपए किलो सब्जी देंगे। ये तो वो लोग हैं जो हमें कहते थे सेहत की सहूलियात कमाल की देंगे। ये तो वो लोग हैं जो कहते थे मेडिसिन इतनी सस्ती हो जाएगी कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। लेकिन इनकी किस बात पर यकीन करें? अगर मुल्क की मौशियत बहुत बेहतर है तो आज डॉलर की कीमत आज फिर ऊपर क्यों चलेगी? अगर मुल्क की मौशियत इतनी बेहतर है तो मेरा रुपया मुस्तहकम क्यों नहीं है? पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो मजबूत क्यों नहीं हो रही? पाकिस्तान के अंदर जाना, हमें एक इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन मैंने उस दिन कहा था तो आपने बुरा बना लिया था। किस चीज़ पे? ये जो रोज रोज हमें मारते हैं, कभी पेट्रोल के बहाने, कभी चीज़ें महंगी करने के बहाने, कभी गैस के नर्क बढ़ाने के बहाने, कभी बिजली के नर्क बढ़ाने के। अब क्या होगा जनाब, चूंकि महंगा हो गया तेल, तो इस कीमत में बिजली के बिलों में इतना पैसे आएंगे। अब फलां चीज़ होगी इस कीमत में इतने पैसे आएंगे, अब फलां चीज़ होगी इस कीमत में इतने पैसे आएंगे। मुझे पता चला, कल पता चला जी
कोई फोर्स बन रही है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। किस महंगाई को कंट्रोल करना है? किस महंगाई को? भाई पेट्रोल तुमने बढ़ा दिया, वो फोर्स तो कम नहीं करेगी। ठीक है, बिल पेट्रोल तुमने बढ़ा दिया, किराया बढ़ गया। यस। इसके बाद चीजें जो खुर्द-ओ-नोश की अशिया वो बढ़ गई। गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले जो हैं उन्होंने 20% इजाफा कर दिया है। करना बनता है, मैं कह रहा हूं। अच्छा, उस पर कोई एक्शन हुआ? नहीं, खामोशी है। मुझे दुनिया की ना एक चीज बता दें जो सस्ती है आज। चिकन जो है उसका पता क्या रेट है? चिकन का? हाँ जी। आज का नहीं पता, आपके नजर में है? 556। वैसे आम आदमी से बाहर ही है, जितना भी हो, ये आसानी से इंसान कैसे? इंसानी गोश्त सस्ता है, मुर्गी को गोश्त से इंसानी गोश्त सस्ता है। बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल आपको कह रहा हूं, मुर्गी के खून से इंसानी खून सस्ता है। आप जाकर देखें तो सही, ब्लड बैंक के बाहर लाइनें कितनी लगी हुई हैं। आप जाके देखें तो सही हो क्या रहा है। पता चलता है मुझे आज एक प्रोग्राम में, टीवी टॉक शो में, उन्होंने कहा जनाब आपको पता है 22 करोड़ रुपया एक एमपीए की कीमत लगी है। मैं कहा यार 22,000 सेनेट के लिए, सेनेट, मैं कहा यार 22,000 रुपया अब तो आम आदमी की कीमत नहीं है। 3.5 लाख का तो आपने मकरूज कर दिया है उस आने वाले बच्चे को भी, जो अभी दुनिया में पैदा नहीं हुआ। राना साहब, इस हवाले से लोग क्या कह रहे हैं? ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत इजाफा किया गया है वो भी आपको सुनाते हैं कि अवामी राय क्या है? पेट्रोल पे महंगाई करते जा रहे हैं। पेट्रोल पे पैसे बढ़ते हैं, इसकी वजह से किराए भी बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से सब्जी फ्रूट हर चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं। अल्लाह ताला इस हुकूमत से महफूज फरमाए। भाई बिन बताए रेट बढ़ा रहे हैं आए दिन। कौन सा मसला इनको हो रहा है जिस वजह से ये रेट बढ़ा रहे हैं? ये आपका पेट्रोल 300 तक भी चला जाएगा, आवाम बैठी रहेगी, क्या कर सकती है? आवाम इनके ऊपर चिल्लाए उठाए, क्या करे? 37,000 रुपये सैलरी है, 300 डेली अगर मिसाल के तौर पे पेट्रोल हमारा आने जाने का लगेगा काम पे, तो पीछे बचेगा क्या? गैस का बिल है, बिजली का बिल है। आवाम के साथ कर क्या रहे हैं? लोगों के लिए तकलीफें बढ़ा रहे हैं और तो कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत सख्त जुल्म है आवाम पे, बहुत सख्त गरीब आवाम पे बहुत सख्त जुल्म। अनरियलिस्टिक, लोग दब जाएंगे। दैट्स ऑल। लोग तो नहीं बात करते इधर उधर, कोई क्या करेंगे, किसके सामने जाएं? नोबडी इज देयर, नोबडी इज केयरिंग फॉर यू। चाहे पेट्रोल 300 की बजाय 500 भी हो जाए, ये सिर्फ गरीब बंदे के लिए मुश्किलात। बम गिरा है आवाम के ऊपर। आवाम जो है ना, खाने के पैसे नहीं है, रोटी के पैसे नहीं है। पेट्रोल के बढ़ने से सब कुछ महंगा हो जाएगा ऑटोमेटिकली, इसलिए कि पेट्रोल पे तो सारा मुल्क चलता है। नौजवान तबका जो है वो मायूस हो चुका है, वो बाहर ममालिकों की तरफ रुख कर रहा है। पहले से भी हालात खराब है, बेरोजगारी है, महंगाई है, ऊपर से ये मसला भी हो गया, तो थोड़ा बहुत जो बचत हो रहा था वो पेट्रोल में चला जाता है। गरीब मजदूर पहले ही मर चुका था। खुदारा ये टैक्सेस जो ताजरान पर, इंडस्ट्रियल्स पर लगाए गए हैं, फिलफौर वापस लें और ये जो नए नए कानून बनाए जा रहे हैं इन पर नजरसानी करें। हमें इख्तलाफ टैक्स कलेक्शन पे या टैक्स नेट बढ़ाने पे नहीं, हमें इख्तलाफ तरीक़ेकार पे है। जी, तो ये है अवामी राय और अवाम क्या कह रहे हैं ये आपने सुना है। साकिब बशीर साहब, मामला ये है कि जिस तरह हम पहले बात कर रहे हैं कि हमें ये बताया गया, ये दिखाया भी गया, ये सुनाया भी गया कि मुआशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं, हर तरफ रेटिंग्स बेहतर हो रही हैं, लेकिन आम आदमी का घर नहीं चल रहा। आम आदमी की जो जेब है वो भी साथ ही साथ हल्की होती जा रही है। ज़्यादातर हिस्सा जो उसकी सैलरी का है, जो वो दिहाड़ी कमाता है, वो ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए दे देता है। बिल्कुल, आपने जब वो ठीक निशानदेही की और हमारे नाज़रीन ने सुन लिया कि अवाम क्या इससे तासुर ले रहे हैं कि ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं। ख़ास तौर पर महंगाई का जो महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई जिस तरह उनकी आम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं उस पर जो असर छोड़ रही है, उसको वो बयान कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के बड़े एक अहम रहनुमा हैं, उनकी मैं गुफ्तगू सुन रहा था। उन्होंने 3 बातें की। उन्होंने कहा जी ये पेट्रोलियम प्राइसेस जो बढ़ती हैं, ये मीडिया वाले जो है ना आवाम को सही एजुकेट करें कि ये क्यों बढ़ी हैं, नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने बात की कि ये जो इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात उन्होंने जो है वो ये की कि क्योंकि जो पेट्रोलियम जो है वो तेल वगैरह ये हमारे यहाँ से नहीं निकलता, हमें बाहर से लेना पड़ता है, तो इसलिए ये जो है बढ़ी हैं। चौथी बात उन्होंने की कि क्योंकि IMF के साथ हमने चीज़ें तय की हुई हैं तो उन शराइत की वजह से हमें पेट्रोल जो है वो बढ़ाना पड़ रहा है। तो ये सारी बातें मैं हैरान था कि जब ये अपोजिशन में थे 1 रुपया बढ़ता था, 1.5 रुपया बढ़ता था, ये PTI के दौर की बात है, 2 रुपये बढ़ता था। आज भी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं कि अवाम महंगाई की चक्की में चले गए और हुक्मरान जो है वो उनका कोई ख्याल नहीं कर रहे। लेकिन आज क्या सिचुएशन है जी, ये देखें, यकम से लेकर 15 तक ये सिर्फ इन दिनों में 15 रुपए जो है पेट्रोल बढ़ा है और 22-23 रुपए जो है वो डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। पिछले मंथ में इन्होंने जो है वो पेट्रोलियम प्राइसेस जो है बढ़ाई हैं।
वेलकम बैक जी। बात करेंगे सेनेट इलेक्शन के हवाले से, और दूसरा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इख्तलाफात की बात हो रही है। कभी ये बात सामने आ जाती है कि इख्तलाफात नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन फिर सीनियर रहनुमाओं के कुछ ऐसे बयानात सामने आ जाते हैं जिसके बाद फिर से यही बात होने लगती है, यही जिक्र होने लगता है कि इख्तलाफात तो मौजूद हैं। तो क्या इन इख्तलाफात का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सेनेट इलेक्शन में भी नुकसान होगा, और आगे भी क्या नुकसान हो सकता है? तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये इख्तलाफात हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है। सलमान अकरम राजा साहब ने जिस तरह की गुफ्तगू की थी, उसके बाद बैरिस्टर अली जफर ने जो गुफ्तगू की है, आप क्या समझते हैं? सब कुछ पब्लिकली किया जा रहा है, इख्तलाफात होते हैं पार्टियों में, ये खामोशी से क्यों नहीं हो रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, ये बयानात हम भी देखते रहते हैं और बड़ा एंजॉय करते हैं। देखिए, जहाँ तक सेनेट के इंतखाबात पे असर पड़ने का ताल्लुक है, तो खैबर पख्तूनख्वा में इनके बयानात से कोई असर नहीं पड़ सकता, ठीक, और ना ही इनका कोई वहाँ इतना असर रसूख है। देखिए, वहाँ पे जो लोग हैं ना, वो इमरान खान के साथ डायरेक्टली हैं वो, और इनके अगर उनके आपस में पहले भी इख्तलाफात रहे हैं, कोई नई बात नहीं रही है, लेकिन कभी भी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ वोट नहीं डाला गया है। ये अभी तक जितने भी हमारे सेनेट के इलेक्शन हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा कि जो टारगेट पीटीआई ने रखा है वो टारगेट अचीव किया है। तो उसकी मेन वजह ये है कि लोग जो हैं वो अपना वोट जो है वो हर सूरत में अपने पार्टी के उम्मीदवार को कास्ट करते हैं। तो मुझे यकीन है कि ऐसी कोई वो नहीं है। गो के इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरी तरह जोर लगा रहा है कि जिस तरह उन्होंने इलेक्शन के दौरान ज़्यादतियाँ की, अब फिर दोबारा ज़्यादतियाँ की, जी पीटीआई ख़त्म की जाए और आज़ाद कर दिया जाए उम्मीदवारों को, मेंबरान को। लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे यकीन दिलाता हूँ कि तहरीक इंसाफ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये जो लोग हैं, अच्छा, शौकत भाई, दो सवाल है मेरे छोटे छोटे। माजी में आप उस असम्बली का हिस्सा थे जब 15 के करीब आपने अरकान को जिन्होंने अपना वोट तकसीम बेच दिया था उनको फारिग किया, और ये भी पीटीआई की ही रवायत है, पीटीआई ने ही एक्शन लिया, माजी में आपको याद होगा। उसके बाद अब भी कहा जा रहा है, कोई कह रहा है जी 22 करोड़ की बोली, कोई 30 करोड़ की बोली, और साथ में ये बात भी सामने आ रही है कि 5 और 6 ये मामला तय हो गया है कि 6 आपकी हैं, 5 उनकी हैं, और इलेक्शन तक बात नहीं पहुंचनी, और पहले ही ये सारा कुछ हो जाना है। इन दोनों चीज़ों में आप ज़रा इस पर थोड़ी सी देखिए, जो पहले वाले आपने बात की ना, जो 15 नहीं थी 20 अरकान असम्बली को जो निकाला गया था ना, वो इस बुनियाद के ऊपर नहीं निकाला था कि उन्होंने अपने लोगों को वोट नहीं दिया है। वो चूंकि उस वक्त एक बंदा जो है वो 4-4, 3-3 वोट देता था, तो अपना तो उन्होंने वोट दिया था अपने मेंबरान को, लेकिन जो सेकंड थर्ड जो ऑप्शंस होती है ना, उसमें उन्होंने फिर कोशिश ये की थी कि जो अपोजिशन वाले थे उन पे अपना वोट भेज देते। एक इल्ज़ाम था, आई डोंट नो उस वक्त क्या था, लेकिन बाहर एक इल्ज़ाम था उनके ऊपर कि उन्होंने अपना सेकंड थर्ड वोट जो है वो फलां को दिया है। तो वो उस पर उनकी पकड़ाई हुई थी और सख्त सर्जिश हुई थी। उसके बाद मेरे ख्याल से उनको ना टिकट दिया गया, ना उनकी सियासत बच सकी। तो अब कोई भी अपनी सियासत दाव पे लगाने के लिए तैयार नहीं होगा, और जैसा है वैसे ही रहेगा, वो अपने पार्टी को ही वोट करेगा। दूसरा आपने क्या पूछा? सॉरी, मैंने कहा कि ये फैसला सुना हो गया है कि 6 और 5। हाँ, देखिए, ये अगर आपको याद है, मैं 2-3 दिनों से मुसलसल ये कह रहा हूँ कि ये जो दावे हो रहे हैं ना कि छांगा मांगा की सियासत शुरू हो जाए, या जो ब्रीफकेस की सियासत शुरू हो जाए, जो कुछ कहते हैं कि जब इतने बोली लगी है, तो मैंने तजवीज़ दी थी कि बोली लगाने के बजाय सारे बैठ जाएं, अपोजिशन और गवर्नमेंट, और जो उनका हिस्सा बनता है, क्योंकि सेनेट के जो है ना, आपको पता है वो पॉइंट्स होते हैं, तो जिनके पास जितने वोट हैं उस हिसाब से, पॉइंट्स के हिसाब से उनको अपनी सीटें मुख्तस की जाए। तो मेरे ख्याल से जो आपकी बात काफ़ी हद तक उसमें वज़न है कि तहरीक इंसाफ ने भी 6 नाम फाइनल किए हैं, और सुनने में ये आ रहा है कि अपोजिशन ने भी कुछ नाम 5 के करीब नाम फाइनल किए। तो अगर ये हो जाता है तो मैं तो कहता हूँ ये अच्छी बात है, इसलिए कि सिर्फ ये नहीं कि अपोजिशन या गवर्नमेंट की कामयाबी होगी। देखें, अगर हार्स ट्रेडिंग की जितनी हौसला शिकनी होनी चाहिए वो करना चाहिए। इस वक्त जो एक नहीं, शौकत साहब यहाँ पर क्लियर कीजिएगा, आप यानी कि ये समझते हैं कि आप लोगों की 6 ही सीटें हैं, 7 नहीं हो सकती हैं, इसलिए अगर ये हो जाए तो ये बेहतर है कि 6-5 हो जाए?
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पॉइंट्स के हिसाब से होना चाहिए, मैं 6 और 7 की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक अगर उस पॉइंट्स के हिसाब से हमारी 7 सीटें बनती है तो हमें 7 दी जाए, अगर 6 बनती है तो 6 दी। लेकिन ये जो हार शेडिंग का मामला है ना, ये एक रिपोर्टर की खबर मैंने उस दिन में देख रहा था उसका विलाग, तो उसमें उसने कहा कि 30 करोड़ तक एक वोट पहुंच गया है। तो अंदाजा करें कि अगर 14-15 सीटें टिकट वो खरीदने हो मेंबरान को, तो इतना 1.5-2 अरब रुपए जब लगा के वो असेंबली पहुंचेगा, तो अल्लाह ही हाफिज़ है बस इस मुल्क का। फिर क्या होगा, जो हो रहा है वही होगा फिर। जी साकिब साहब। बिल्कुल बिल्कुल, आपने शौकत यूसुफ भाई साहब ठीक निशानदेही की, लेकिन ये मामला आज से नहीं है, ये मामला काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं, ख़ास तौर पर सेनेट के हवाले से कि कुछ सेनेटर ठीक ठाक पैसा लगा के उसके बाद जब वो सेनेट में पहुंच जाया करते हैं। मेरे 2 सवाल हैं। एक, जो पीटीआई की जो लिस्ट है वो लिस्ट हम फाइनल समझें? बैरिस्टर सैफ कल मिल के आए थे, उन्होंने अनाउंस भी कर दिया रात को, जो है वो उस हवाले से कुछ लोग पीटीआई के इतराज़ कर रहे थे कि ये लिस्ट नहीं है, इमरान खान साहब ने इस तरह कहा है, इस तरह नहीं कहा। तो हम ये समझें कि ये जो लिस्ट आई है सामने अब ये फाइनल है, एक बात। दूसरा सवाल ये है कि आपकी जो पॉलिटिकल कमेटी है वो काफ़ी जूम पे भी होती है, ऑनलाइन पे लोग बैठे होते हैं, तो मैंने ये भी सुना है कि इनर सर्कल जो है आपके जो कमेटी में लोग बैठे होते हैं वो ये गिला कर रहे होते हैं, एक से ज़ायद लोगों ने गिला किया कि एक एक बात बाहर चली जाती है। हालांकि ये बड़ी क्लोज डोर मीटिंग्स होती हैं और जो इंटरनल आपकी अगर कि रिफ्ट भी हो, इख्तलाफात भी हो, तो पार्टी का मौक़िफ़ एक बाहर आए तो उसका ज़्यादा असर होता है। तो ये क्या वजह है कि इसको आप क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे कि आपकी चीज़ें जो है वो सारी लीक हो जाती हैं? देखिए, वो जो पहले कमेटी होती थी, पॉलिटिकल कमेटी या कोर कमेटी, उसमें जो हमेशा ये होता था कि जो सीनियर लोग होते थे उनमें 8-10 लोगों की कमेटी बनती थी, उनसे राय ली जाती थी, पार्टी उमूर चलाए जाते थे। अब अगर उसमें 80 के करीब लोग शामिल हुए हों, और तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग ऐसे आए होंगे जो मीडिया से अपना ताल्लुक़ रखना चाहते हों, उनको फीडबैक देना चाहते हो और उसके बदले में अपनी कवरेज देना चाहते हो। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं मेरे ख्याल से। और ये देखिए, मैं तो खुद भी जर्नलिस्ट रहा हूँ, बहुत हुकूमत जो है वो सब ज़माने में भी कहती थी कि जी हम तो क्लोज डोर मीटिंग हुई है, और वो बाहर हम तक पहुँच जाती है और अगले दिन हम खबर छाप देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सहाफ़ियों पे डिपेंड करता है उनके ताल्लुकात के ऊपर कि वो कितना ताल्लुक़ रखते हैं और कैसे खबर निकालते हैं। तो ये क्रेडिट तो जाता है सहाफ़ियों को कि वो खबर ले लेते हैं किसी सूरत में। ठीक है, एक खबर देते हैं शौकत यूसुफज़ई साहब, यहाँ पर इजलास नहीं बुलाया जा रहा, केपी का इजलास नहीं बुलाया जा रहा है, और उस हवाले से मखसूस नशिस्तें जो हैं उनका हल्फ होना है, और अगर वो नहीं हल्फ लिया जाता तो क्या 21 को इलेक्शन होंगे? इस पर भी कॉमेंट कर दें। और साकिब साहब का एक सवाल रह गया था, वो लिस्ट वाला, लिस्ट को फाइनल समझा जाए। अच्छा देखें, लिस्ट बिल्कुल अभी तक तो यही लिस्ट है जो आई है। हालांकि के मुझे उस पर थोड़ा सा वो है कि एक इरफान सलीम का नाम ड्रॉप किया गया है। इरफान सलीम एक बहुत अच्छा वर्कर है हमारा, और उसका नाम ड्रॉप हुआ है, तो उस पर मुझे थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ात है। लेकिन बहरहाल पार्टी का जब फैसला आ जाए तो फिर ये जो तहफ़्फ़ुज़ात है ये ख़त्म हो जाते हैं। तो दूसरा आपने जो सवाल पूछा इजलास के हवाले से, देखें कुछ तो पत्ते हमारे पास भी छोड़ा करे ना। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से शुरू किया हुआ है कि अभी अदालत को इन्वॉल्व किया जा रहा है, यानी आप देखें ना कि एक जो पार्लियामेंट की जो वक़्त थी वो तो ख़त्म होती जा रही है ना। इलेक्शन की वक़्त ख़त्म हो गई, या पार्लियामेंट की वक़्त भी ख़त्म हो जाएगी। जिस तरीके से वो लगे हुए हैं कि जी अब हाई कोर्ट फैसला करे कि जी इजलास बुलाया जाए। देखिए ये इख्तियार होता है स्पीकर का, और स्पीकर जवाबदेह नहीं होता है इस तरह जिस तरह ये जवाबदेह बनाया जा रहा है। तो ये मेरे ख्याल से अब इदारे जो है ना, ये तो मुसलसल एक इदारा दूसरे को लताड़ेगा, दूसरा तीसरे को लताड़ेगा। तो शौकत भाई, ये बताइएगा, तहरीक के तरफ आते हैं ज़रा, कि तहरीक की भी तैयारी है, और खान साहब ने कल कहा कि सब इसी पे फोकस करें। छोटे छोटे इख्तलाफात हर सियासी जमात में होते हैं, ख़त्म भी हो जाते हैं, लेकिन इमरान खान की ज़ात के हवाले से जिस तरह हमेशा आप कहते हैं कि सब एक हैं, तो तहरीक को आप कैसा देख रहे हैं?
सर देखें, ये जो हाईलाइट इस दफ़ा कुछ ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है ना कि जी इख्तिलाफात हैं, ये कब नहीं रहे हैं मुझे बताया जाए। मैं तो 96 से हूँ इस पार्टी के साथ और उस वक्त से लेके आज तक आपको भी पता है कि हाईलाइट क्यों हो रहे हैं, आपको भी पता है कि हाईलाइट करने के लिए क्या हदायत होती हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि इख्तिलाफात हैं, बिल्कुल होते हैं और हर पार्टी में होते हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, अगर इमरान खान काल देगा तो ये हर एक की मजबूरी होगी कि वो अपने हल्के से लोगों को निकालेगा, इसलिए कि अगर वो नहीं निकालेंगे तो लोग खुद निकलेंगे। हमारे अपने वर्कर हैं जी, हमें प्रेशराइज करते हैं कि भाईजान हमने जाना है और गाड़ी का बंदोबस्त करें, तो डेफिनेटली मजबूरन कुछ करना पड़ता है। जिनके लिए ना कीजिए वो खुद ही आगे आ जाते हैं, खुद ही गाड़ियां करके निकल आते हैं। तो उसमें जो लोग सियासत करते हैं ना, उनकी मजबूरी बन जाती है। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए, ये कोहस्तान वाला जो स्कैंडल केस है, ये महमूद खान का है या आप लोगों के दौर का है? नहीं सर, ना ये महमूद खान के दौर का है ना हमारे दौर का है, ये निगरान दौर का है। जो कुछ हुआ है निगरान दौर में हुआ है और निगरान दौर की वजह से ये तो ऑलरेडी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने भी इस चीज़ को टेकअप किया है, अभी नेब ने भी इसको टेकअप किया है। काफ़ी हद तक जो है ना चले गए, नेब ने काफ़ी चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं, कुछ पैसे भी रिकवर कर लिए, कुछ गाड़ियाँ 77 के करीब गाड़ियाँ हैं वो रिकवर कर ली हैं। तो ये अच्छी बात है कि तो ये फिर इस पे अली अमीन गंडापुर साहब से पीपल्स पार्टी को इस्तीफा मांग रही है। उनको पता नहीं है, लाइल्मी है या क्या आप कहेंगे इसमें? मैं पीपल्स पार्टी से पूछना चाहे, क्योंकि ऑलरेडी हम जो असेंबली है, जो हमारा स्पीकर है, उसने तो खुद ये टेकअप किया है कोहिस्तान का स्कैंडल, लेकिन चूंकि नेब उसमें ऑलरेडी उसमें कार्रवाई शुरू कर दी है। कुछ जो मेन कल्प्रिट था, वो जो मेन ठेकेदार था, उसको वो तो गिरफ्तार भी है और उसकी ज़मानत भी परसों मुस्तरद हो गई है। तो उनके अकाउंट से तकरीबन कोई 3 अरब के 4 अरब रुपए भी बरामद हुए हैं। तो ये इस तरह है कि चीज़ें काफ़ी हद तक अब खुल कर सामने आ रही हैं, लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ये निगरान दौर में हुई है। और इस तरह देखें, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो एक इदारा था पाक PWD, अगर पाक PWD के इदारे को ख़त्म ना किया जाता और इसको ज़रा इन्वेस्टिगेट किया जाता तो आपको अंदाज़ा होता कि सिर्फ हमारे शांगले के अंदर कितने टेंडर हुए हैं और वो कहाँ हुए हैं। वो बाला टेंडर, आज टेंडर हो जाता है, कल कहते हैं जी मुक गया, मामला मुक गया। तो ये इस तरह के तो बहुत सारे स्कैंडल सामने आ सकते हैं, लेकिन अगर कोई इस पे सही काम करे, और वो जो पाक PWD था वो तो एक ऐसा था सोने की चिड़िया बनी थी। ठीक है शौकत साहब, आप कह रहे हैं कि ये निगरान सेटअप का है और दूसरी तरफ आजम सवाती साहब को इसके हवाले से नोटिस जारी होते रहे हैं, उनको बुलाया जाता रहा है पेशियों पे, उनके वकील भी जाते रहे हैं। दूसरा, अब कुछ खबरें आ रही हैं कि 24 से 48 घंटे बहुत अहम है, तो गिरफ्तारियां हो सकती हैं। तो फिर अगर आपके दौर का नहीं है तो आप लोगों की तो शायद किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले की तो गिरफ्तारी नहीं होगी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि हमारे कोई किसी को गिरफ्तार कर ले, क्योंकि उसकी वजूहत ये है ना कि उसमें देखें, या तो कंट्रैक्टर उसमें मुलविस हैं, या CNW के लोग उसमें मुलविस हैं, या कोई इदारों के लोग मुलविस हैं, और या फिर बैंक वाले मुलविस हैं। तो इसके अलावा तो मुझे कोई नहीं लगता है। और आजम स्वाति साहब का तो इशू ही नहीं है ना, वो तो देखें उनका तो घर खरीदा गया है ना, जो मेरे इतलात के मुताबिक मैंने जो देखा है उसमें उनका घर ट्रांजैक्शन जो है, उन्होंने घर सेल किया, उनका घर खरीदा गया। जी, अगर उनका घर खरीदा जा रहा है तो उनको नहीं पता था कि भाई पैसा कहाँ से आए, उनका क्या काम था इस हवाले से। तो वो तो कोई ऐसी बात नहीं है, वो तो निकल जाएंगे उससे, वो इशू नहीं है। लेकिन बहरहाल देखें, आप ये अंदाज़ा करें कि इस मुल्क के अंदर करप्शन किस लेवल की है यार। इतने थोड़े अरसे में अगर इतना बड़े पैसे मारे जाते हैं, तो आप अंदाज़ा करें ये जो कर्जे लिए जा रहे हैं बड़े, तो इस पे भी क्वेश्चन होना चाहिए ना कि ये कर्जे आखिर लग कहाँ रहे हैं। कि अभी रिसेंटली मतलब ये कि इस हुकूमत ने कितना बड़ा कर्जा लिया। ये तो कहते हैं जी इमरान खान ने जो लिया था बिल्कुल लिया, तो उसका वो भी देख लें कहाँ खर्च हुआ। और अभी जो हो रहा है उसको कौन को बताए तो सही था। मुसलसल आप बिजली महंगी कर रहे हैं, गैस महंगी कर रहे हैं, पेट्रोल देखें फिर महंगा, पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल। लेकिन सर PTI खामोश है ना, यही हम बात करते हैं कि हकीकी ऑपोजिशन चलें, ठीक है अपने मुतालबात होते हैं, आपने बानी PTI को रिहा करवाना है, उसके लिए तहरीक निकालनी है, ये सब कुछ दुरुस्त है। लेकिन अवाम आपसे एक और वजह से भी रिलेट करती है ऑपोजिशन से, वो आपकी पार्टी से हो या ना हो, अवाम रिलेट करते हैं कि ये जो ऑपोजिशन है ये तगड़ी ऑपोजिशन करेगी, सड़कों पर होगी इन्हीं मसाइल के लिए, महंगाई की वजह से या पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से, हुकूमत
हुकूमत पे सर कोई प्रेशर नहीं है, हुकूमत का जो दिल करता है वो कीमतें बढ़ा देते हैं, ऑपोजिशन उस पर बात ही नहीं करती। उसकी मेन वजह शायद ये है ना कि जो हमारी मेन लीडरशिप है वो तो जेलों में है, जो बाकी लीडरशिप बची है वो उनमें शायद ये कैपेसिटी नहीं है, या आई डोंट थिंक कि क्यों नहीं इस इशू को उठाया जा रहा है, विजन नहीं है। आधी आवाम जो है ना, आधी आवाम हमारे साथ वैसे ही हो जाती है इन इश्यूज के ऊपर, क्योंकि जो जिस कदर बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस कदर महंगाई है, आप यकीन करें कि जो सामान मैं 15 दिन के लिए अपने घर के लिए लाता था वो 12-13 हज़ार रुपए पे मुझे मिल जाता था, अब ये जाए तो 30,000 और 35,000 का वही सामान मिलता है जी। तो आम आदमी क्या करेगा, वो तो बिल्कुल उस पे आ गया है। आप देखें ये जो बिजली पे आप सिर्फ वो देखें, ड्यूटी देखें, टैक्स, हैरान हो जाएंगे यार ये क्या चक्कर है। एक पूरी दुनिया के अंदर एक टैक्स होता है, इनकम टैक्स आप देते हैं तो इनकम टैक्स आप देते हैं, उसके बाद आप फारिग हैं, हर चीज़ से आप फारिग हैं। यहाँ तो पता नहीं क्या कैसा मुल्क है कि आपके पास 10 रुपए हैं तो उसमें आप इनकम टैक्स भी देंगे, फिर उन जो पैसे आपके पास बचे फिर उसमें भी आप टैक्स देते रहेंगे, फिर उसके ऊपर मजीद आप जनरल सेल टैक्स और ये फ्लार टैक्स, और ये इस मुल्क का आवे का भाई बिगड़ा हुआ है। लोगों को इसका ज़रूर ये इस पे सोचना चाहिए। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल निज़ाम नाकाम होता जा रहा है क्योंकि वो सही नुमाइंदगी नहीं कर पा रहे हैं आवाम की। ये असल इशू है। शौकत भाई यूसुफ चलें साकिब भाई आप कर लें। जी साकिब साहब। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, आपने कहा कि आप 96 से पीटीआई के साथ हैं, यकीनी तौर पर बहुत पुराने हैं, आप 30 साल हो गए हैं। तो अभी जो लीडरशिप है वो हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो फ्रंट फुट पे हैं, सामने नज़र आ रहे हैं, वो 2022-23 में या 9 मई के बाद आए हैं। तो जो आपकी कोटला लखपत जेल में जो लीडरशिप है वो उससे पहले भी 2 दफ़ा उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ आएँ, बात करें, गए भी एक आध दफ़ा जो कोई बैरिस्टर गोहर या सलमान अकरम राजा। लेकिन क्या आप समझते नहीं है कि जो आप प्लानिंग कर रहे हैं, जो लीडरशिप प्लानिंग कर रही है, ये उनके साथ भी शेयर किया करें वीकली या इस तरह, ताकि वो ऑन बोर्ड रहें। वो बार बार कह रहे हैं तो उनकी बात भी जो वो पसे पर्दे ही डाल देते हैं। देखें, बिल्कुल बड़े इम्पोर्टेंट लोग हैं, उनको ऑन बोर्ड रखना चाहिए। और क्योंकि मैं अब क्या कह सकता हूँ, अब जो मेन मरकज़ी लीडरशिप है ये उनकी जिम्मेदारी बनती है ना कि उनके साथ लाइजान रखे, उनसे कुछ सीखे, उनसे कुछ पूछे, वो आपको सही गाइड करेंगे, गलत गाइड नहीं करेंगे। वो आई थिंक उसमें बड़े शामत कुरैशी साहब जो है वो काफ़ी समझदार हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनको इस तरह नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जिस तरह भी हो उनसे भी राब्ते होने चाहिए। जो हमारे कोर कमेटी के लोग हैं, जो पॉलिटिकल कमेटी के लोग हैं, उनको ज़रूर जाना चाहिए, मुलाकातें करनी चाहिए, उनके भी हौसला अफजाई होनी चाहिए, ताकि उनको ये एहसास ना हो कि जी वो भूल चुके हैं, हम उनको नहीं भुला सकेंगे। लेकिन अब बदकिस्मती ये है कि अब हम तो देखें ना कोर कमेटी में है, ना सियासी कमेटी में, 80 बंदे हैं सियासी कमेटी में। एक ज़माना था जब मैं हर उसमें था, लेकिन बहरहाल दिल खफा होता है कि जो चीज़ें हो रही हैं। अच्छा शौकत यूसुफ ज़ई साहब, तहरीक क्या KPK से ही मरकज़ी जुलूस निकलेगा या सारे सूबे अपने अपने ताईं एक नई हिकमत अमली के तहत चलेंगे? देखिए राना साहब, बात यह है ना कि इस वक्त 5 अगस्त जो है वो टारगेट है कि जी 5 अगस्त को पीक पे जाएगा, और खैबर पुख्तनख्वा में उसके लिए रैलियां भी शुरू हो गई हैं कि जी 5 अगस्त को हम, अभी तक ये लाएमल सामने नहीं आ सका है पार्टी की तरफ से कि 5 अगस्त को उन्होंने इस्लामाबाद जाना है, 5 अगस्त को उन्होंने हर ज़िले के अंदर रैलियां निकालनी है या हर सूबे के अंदर एक रैली निकालनी है। अभी तक ये क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ा सा दिन है, उस पर थोड़ी मुशावरत हो रही है कि एक ऐसी तहरीक हो इस दफ़ा कि उसका असर पड़े और वो सियासी तहरीक भी हो, उसमें इश्यूज़ को भी सामने लाया जाए। जिस तरह मैंने आपसे कहा, ये महंगाई, बेरोज़गारी, रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट की बालादस्ती, ह्यूमन राइट्स, ये सारी चीज़ें जो है वो उनको इशू बनाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। और इस हवाले से उनका कहना था कि जितने मर्जी इख्तलाफात हो जाएं, सेनेट इलेक्शन के अंदर कोई भी MPA किसी दूसरे उम्मीदवार को वोट देता हुआ नज़र नहीं आएगा। वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इमरान खान के उम्मीदवार को ही दिया जाएगा। कुछ दीगर मामलात पर भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक जी। बात करेंगे इस हवाले से कि इमरान खान ने ये बात कही थी कि जो भी इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश करेगा उसको मैं खुद देख लूँगा। तमाम तर तवज्जो पूरी पार्टी, तमाम कारकुनान और तमाम जो लीडरान बाहर मौजूद हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो 5 अगस्त की कॉल दी गई है उस पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखें। लेकिन जो हालिया इख्तलाफात हुए हैं, क्या उसके बाद किसी को पार्टी से निकाला जा सकता है, किसी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती है? राना साहब, इख्तलाफात सामने आए थे, कुछ बातें बाहर आ गई चलें किसी हद तक जो पार्टी के अंदर रहनी चाहिए थी, जिस हद तक भी आपके सबके इख्तलाफात हों। इमरान खान ने बहुत क्लियर कर दिया था, जो अलीमा खान साहिबा ने बताया था कि इसको देखा जाएगा, इस मामले को छोड़ा नहीं जाएगा। क्या किसी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है कि ये अभी माजी में हुआ कि आप सब इकट्ठे हो गए लेकिन फिर भी पीटीआई को तनकीद का निशाना बनना पड़ा? इमरान खान की ना एक टीम है जिसे जो टीम इलेक्शन से पहले भी इस टीम ने, जब इमरान खान जमान पार्क में था, गिरफ्तार नहीं था, तो उस वक्त भी आपको पता है कि इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हुआ था जी, और शेड्यूल के कागजात भी जमा हो गए थे। उस वक्त भी उस टीम ने एक लिस्टें बनाई थी हर हलके की जी। उसके बाद उस टीम का कोई सियासी को तल्लक नहीं है, लेकिन वो एक पर्सनल टीम है जो बड़ा अच्छा काम करती है। उसे सोशल मीडिया के साथ भी जोड़ा नहीं जा सकता। अच्छा, मैं आपको पहले बता, उस टीम में से कुछ लोगों ने एक लिस्ट बनाई थी पहले भी, और कल एक बाकायदा मीटिंग की ऑडियो और वीडियो भेजी गई है। अच्छा, और वो ऑडियो और वीडियो किसी ज़िम्मेदार शख्स को भेजी गई है कि जिसमें खान साहब की तरफ से हदायत के बावजूद 2 लीडर ज़िम्मेदार शख्स जो हैं, एक का तल्लक फैसलाबाद से है, अच्छा, और एक का लाहौर से है। ठीक है। मैं नाम इसलिए नहीं अभी लेना चाहता कि किसी की तहरीक या किसी मामले पे मैं नहीं, हम नहीं उस पर पार्टी। अच्छा, फैसलाबाद डिवीज़न से है या फैसलाबाद शहर से? फैसलाबाद डिवीज़न से है, ठीक है। उन दोनों ने बड़ी वहाँ पे गुफ्तगू में कहा, बड़ा सख्त से अल्फाज इस्तेमाल किए और कहा कि हम ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। अच्छा, वो रिकॉर्डिंग जो है, कल मुलाकात हुई तो कल खान साहब को वो बात बता दी जाएगी। अगर ना हुई तो खान साहब की एक हदायत है, फिर उस हदायत पर अमल करते हुए उन्हें अभी इस मरहले में शायद पार्टी से फारिग तो ना किया जाए, लेकिन गैर मौसर कर दिया जाएगा। ठीक है, उन्हें गैर मौसर कर दिया। दूसरी बात, आज आप गौर करें कि आज मुत्तहिदा अपोजिशन जितनी भी है उसकी इस तहरीक के हवाले से उनको ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं, जिसमें महमूद चकज़ई साहब, असद कैसर साहब और नासिर साहब, इनको ये एक ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं। तहरीक इंसाफ इस दफ़ा जहाँ पर अपने लोगों का एहतसाब करने जा रही है, वहीं पर तहरीक इंसाफ इस तहरीक को चेक करने जा रही है कि कौन सा शख्स जो है वो डिसिप्लिन और किसके अवाम के साथ क्या रूट्स हैं। अच्छा, और एक और मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये भी कह दिया गया है, इस पर भी एक कमेटी तश्कील दे दी गई है। ये मैं बात ऑन रिकॉर्ड कर देता हूँ कि कौन कौन से MPA, कौन से MNA या कौन से पार्टी ओहदेदारान अक्सर गिरफ्तारी दे देते हैं या बीमार हो जाते हैं। बीमार होना चले वो पता चल ही जाता है बीमार का, लेकिन गिरफ्तारी अक्सर दे देते हैं और ख़ुद फ़ोन करते हैं कि जनाब मैं फ़लाँ जगह पर मौजूद हूँ, तो आइयो मन लाइयो, मेहरबानी करो, तो नहीं रह जाता। तो ये एक बड़ी क्लियर चीज़ है। और दूसरा, मैं आपको एक बात बता दूँ, सुबह से जो एक चीखो पुकार पड़ी हुई थी ना कोस्तानी, हाँ जी, हाँ जी, तो आज अली मीन गंडापुर ने ऐलान किया अभी अब से थोड़ी देर पहले ना, ठीक है, उसने कहा जी इसका स्कैंडल के एक एक शख्स को पकड़ना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसमें मुझे समझ नहीं आई, मेरी समझ से बाहर है कि आज पीपल्स पार्टी की बड़ी अच्छी क़यादत नैयर बुखारी साहब ने कह दिया सर, उनको समझ नहीं आई, या तो वो लोग देखते नहीं हैं, या वो समझना नहीं चाहते, या यहाँ पर एक रवाज बन गया है कि जिस सूबे में जो हो, अब बल्कि मैं कहता हूँ रवाज ये बन गया कि KPK में जो हो, बाकी सूबों में जो मर्जी हो, किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। और उसमें मैं भाई एक बात और मैं जानना चाहूँगा साका भाई से, क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन तो शायद, मैं एक नया तालिब इल्म हूँ सहाफ़त का, मेरे पास तो नहीं होगी वो खबर कि 3 दफ़ा एक शख्स तीन दफ़ा एक शख्स जीत के आता है इलेक्शन, जिसका नाम जमशेद दस्ती है। अब जमशेद दस्ती की 2 दफ़ा डिग्रियां ठीक थी,
तीसरी दफ़ा उसकी डिग्री ख़राब हो गई है। और इसी तरह उमर अयूब साहब जो हैं, पहले वो सब कुछ ठीक था, अब वो ख़राब हो गया है। उमर अयूब के मुखालिफ जिसको पटिशनर बनाया भी गया है एक, अब मुझे बताएं कि उसके और उसके वोटों का फ़र्क तो देखें क्या है। और ये सारा कुछ जो हो रहा है, उमर अयूब साहब का चले बाद में डिस्कस करते हैं। मैं साकिब साहब से चाहूँगा कि साकिब साहब चूँकि कानून को बड़े करीब से देखते हैं कि साकिब साहब 2 दफ़ा जमशेद दस्ती जो है वो तीसरी दफ़ा बने हैं। मैंने पहले संता की किसी होर बोर्ड दिया सन, तो हुन किसी और बोर्ड तो आ गई सर। अच्छा, इसमें जो जमशेद दस्ती साहब का केस जो है वो इसमें 2 बड़े दिलचस्प पहलू सामने आए हैं। पहला ये है कि जमशेद दस्ती को उन पर 2 इल्ज़ाम थे। एक डिग्री का कि उनकी सनद वगैरह उसमें कोई गड़बड़ है, और दूसरा इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने पता नहीं 120 या 123 कनाल को जगह ली थी तो वो अपने असासों में शोर नहीं की थी। जो पहला इल्ज़ाम है ना, उसको इलेक्शन कमीशन ने डिस्कस किया कि ये इल्ज़ाम है, उन्होंने FA पहले कर लिया या मैट्रिक बाद में की, इस तरह की कोई सिचुएशन। लेकिन इलेक्शन कमीशन इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि इस इल्ज़ाम को हद तक जो है वो मज़ीद असेसमेंट ज़रूरत है, तो इसलिए हम मज़ीद आगे नहीं जा रहे, इसको साइड पे कर रहे हैं। मतलब ये कि जमशेद दस्ती की नाअहली इस पर नहीं हुई, इस इल्ज़ाम पर, इसको इलेक्शन कमीशन ने साइड पे कर दिया। और दूसरा इल्ज़ाम उन पे जो असासों का लगा वो भी अंडर डिस्कशन रहा, उसमें भी काफ़ी तकनीकी मामला हैं। लेकिन इसमें जो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जस्टिस काजी फायज़ ईसा उन्होंने फैसला दिया था, वो फैसला जमशेद दस्ती के केस को सपोर्ट करेगा। और उस फैसले की बुनियाद पर मेरी ये अपनी रीडिंग है कि सुप्रीम कोर्ट से जमशेद दस्ती को रिलीफ भी मिल जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस फैसले को मुमकिन तौर पर मुअत्तल भी कर सकती है। इसमें जिस तरह आपने देखा था ना कि जो आया था कोयटा का केस, वो अलग था वैसे, उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बाद में रिलीफ दे दिया था। इलेक्शन कमीशन की हद तक जो है, ट्रिब्यूनल की हद तक उनको रिलीफ नहीं मिला था। लेकिन इस केस में भी सारा केस मैंने पढ़ा है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पढ़ी हैं, मेरे ख्याल में उनको सुप्रीम कोर्ट से बड़ा पहली या दूसरी हेयरिंग पे ही रिलीफ मिल जाएगा। मेरा ख्याल है वो जरा उन्हें नाकल दे लकीरां कढ़ियां ने ओदी सजा नहीं लभी उन्होंने। अच्छा, आज एक और आपको खबर दूं। जी जी, इस पे भी साकिब बशीर साहब की राय दरकार। साकिब साहब, आपको पता है कोट लखपत जेल में समाअत चल रही है ना, वही केस जिस पे जो खान साहब पे भी है, वो केस जो कोट लखपत, वहाँ पे आज बुरहान मुअज़्ज़म मलिक साहब भी पेश हुए। तो बड़ा मज़ेदार एक चीज़ आई है कि जिस वो पुलिस एहलकार को कहा गया कि गवाह, मैंने ये बुरहान मुअज़्ज़म साहब का इंटरव्यू उनकी ये सारी सुनी कि जिसको गवाह बनाया गया, कानून के मुताबिक एक रजिस्टर्ड होता है जिसमें जब आप पुलिस एहलकार किसी ड्यूटी पे जाता है, लिखा जाता है रवानगी, फिर उसकी वापसी और वो किस जगह जा रहा है। जब उस रजिस्टर्ड 10 उसको कहा जाता है 10, और उस रजिस्टर्ड को मंगाया गया तो उस पर उसका नाम ही शामिल नहीं है, यानी उस दिन वो ड्यूटी पर अगर उस रजिस्टर्ड में नहीं है तो वो ड्यूटी पर भी नहीं है। तो फिर मुझे बताएं कि अगर वो कोट लखपत ट्रायल के दौरान ये चीज़ साबित हो गई है, तो अब उसके बाद खान साहब जब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो ये बताइए कि खान साहब के सुप्रीम कोर्ट में केस आईनी अदालत में लगेंगे या रेगुलर बेंच में। मेरे मुंह से निकलने लगा था क्योंकि आईनी बेंच में, क्योंकि आईनी अदालत बनने में भी कोई 15-20 दिन है। क्योंकि और साथ में आपको ये भी बताता चलूँ, अभी थोड़ी देर पहले बैरिस्टर अकील साहब ने कहा है कि ये खबर दे रहा हूँ साकिब साहब आपके लिए, कि बैरिस्टर अकील साहब ने अभी एक टीवी टॉक शो में कहा है कि हो सकता है कि अगर हमें तरमीम करना पड़ेगा आईनी, तो हम कर सकते हैं। गल्ला निकलनी शुरू हो गई हैं। अच्छा, 27वीं तरमीम के हवाले से, ठीक जी साकिब साहब, उनके 27वीं आनी। जी बिल्कुल, 27वीं तरमीम के हवाले से बिल्कुल बातें जो है वो चल रही हैं। जो आपने बात की इमरान खान साहब के केस के हवाले से, वो रेगुलर बेंच में ही आएगा, लेकिन उसमें मामला ये है कि क्या वो कल वकालतनामा पे दस्तखत कराने के लिए उनके वकील गए थे, लेकिन जो अडयाला जेल के हुकाम ने उनको कहा कि आज तो वक्त गुजर गया, आप फिर कभी आइएगा, फिर आपको जो है वो दस्तखत करवा के देंगे। तो वो तकरीबन अभी वकालतनामे पे साइन होंगे, फिर दायरी होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस मामले को देखेगी। लेकिन इस जो आपने निशानदेही की कोट लखपत जेल में जो विटनेस है, गवाह है, उसके हवाले से अहम एक मामला जो है वो सामने आया है। लेकिन इसी के साथ साथ जो चीज़
PTI और PTI के पार्लियामेंटेरियंस को देखने वाली है, जहां 5 अगस्त जो है वो ज़ेर बहस है और अहम है, वहीं 15 और 20 अगस्त भी बड़ी अहम है, क्योंकि उससे पहले 9 मई के केसेस के फैसले भी आने के इम्कानात हैं, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पे ट्रायल चल रहे हैं। हम पहले भी बात कर चुके हैं इस पे। जी प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। राना अजीम साहब को और साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।